की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जयंती, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है पारिवारिक जीवन में संतुलन, बैलेंस इन फैमिली लाइफ। तो आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जब हम रिश्तों के लेबल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको कैसे रहना चाहिए। और जैसे कि हम परिवार में बहुत कुछ करते हैं, हम जॉब भी करते हैं, स्टडीज भी होती है, करियर होता है, तो आप सभी सोच सकते हैं कि कैसे हम बैलेंस रखें। और जो एक जनरेशन गैप है माता पिता और बच्चों के बीच में, तो इसमें भी काफी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पीस मेकर है तो वो कौन जिम्मेवारी ले सकता है, और उसके लिए जो बैलेंस रखना है तो उसके लिए हमें कौन सी वृत्ति अपनानी चाहिए। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है सिस्टर मीलू वाधवानी एंड ब्रदर गिरीश वाधवानी। आप दोनों का इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मैं थोड़ा सा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस इवनिंग। मीलू बहन आप दुबई से हैं और गिरीश भाई you're all the way from India, Mumbai. So thank you so much for joining us today. मैं थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहूंगी, फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। सो मीलू बहन, आप का बर्थ इंडोनेशिया में हुआ और आपकी स्टडीज इंडिया में आपने किया है, और आप पिछले 25 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। You're a student as well as a teacher to the Brahma Kumaris. You have attained lot of certificates अपने जीवन में किए हैं, जैसे कि लाइफ कोचिंग, NLP प्रैक्टिशनर, वेलबींग एक्सपर्ट एंड हैप्पीनेस कोचिंग। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही ढेर सारे अनुभव हैं। और ब्रदर गिरीश, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और आपका रहने का स्थान लंदन एंड दुबई है। आपका बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है और आप पिछले 30 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और आपको संगीत में खास इंटरेस्ट है। तो हमारा सौभाग्य है कि अंत में हम आपसे बहुत ही श्रेष्ठ सुंदर गीत सुनेंगे। तो चलिए अभी हम इंटरव्यू की ओर चलते हैं। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मीलू बहन से कि पारिवारिक जीवन में बैलेंस कितना जरूरी है और कैसे हम बैलेंस रखें, क्योंकि परिवार में जब हम रहते हैं तो माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, करियर एंड स्पिरिचुअल लाइफ होती है। सो हाउ डू यू फाइंड बैलेंस इन लाइफ? भारती बहन और पूरा जो हिंदी टीम है, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। यहाँ तो दुबई में करीबन 10 बजा है रात का, बट आई वाज रियली एक्साइटेड टू जॉइन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। ये आपने जो सवाल पूछे हैं बैलेंस इन फैमिली लाइफ, ये बहुत नाजुक बात होती है। एंड बैलेंस क्या होती है, कहाँ तक करने का है, और हाउ ऑफन डू वी नीड टू बैलेंस, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हमने ये देखा कि
फिजिकल इम्बैलेंस जब भी शरीर में होते हैं, तो जब भी इम्बैलेंस होते हैं तो शरीर बताते हैं, माने यू वोंट बी एबल टू स्लीप, खाने का भी मौज नहीं होता है, ना सोने का, और फिर फटीग, लेजीनेस, ये साइंस होता है इम्बैलेंस की। फिजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस की क्या होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होना, चर्चनापन, इरिटेशन, एंगर, निराश, वेरी डिसहार्टेंड, छोटे छोटे बात पे यू आर फीलिंग डिसहार्टेंड और होपलेस, ये सब इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं। जैसा अगर आपने कभी एक्सरसाइजेस या योगा आसन करते हैं, एक टांग के ऊपर दूसरे टांग पर आप खड़े होते हैं, तो पहला तो आपका इम्बैलेंस बहुत होते हैं, मजबूत नहीं है, मसल्स मजबूत नहीं है, और प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे तो बहुत इजीली से आप कर सकते हैं। वास्तव में बैलेंस इन फैमिली लाइफ इज एन आर्ट, एंड इट इज एन आर्ट की वो, जैसा कि इट्स नॉट देयर फ्रॉम बर्थ, यू हैव टू डेवलप दिस आर्ट। और ये आर्ट आएंगे जब भी आप अपने आप को बहुत देखेंगे कि वेयर डू आई नीड टू बैलेंस। और लोग क्या समझते हैं, ये जो बैलेंस या जो इसकी हिंदी वर्ड जो बोलते हैं स्थिरता, स्टेबिलिटी जो होती है, स्थिरता, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इसका बैलेंस का ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बहुत बार गिरेंगे लाइफ में, हर प्रकार की आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी अपने स्पीड से खड़े होते हैं। माना कि there will be days that you used to be disappointed कि 4, 5, 6 days इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बट थ्रू प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस करने का है, देन द स्पीड दैट यू विल नीड टू गेट अप एंड डू समथिंग, द करेज यू विल हैव, जो हिम्मत आ जाएंगी ना, वो आपको जो स्पीड, उसके स्पीड से आप जल्दी से हिम्मत आ जाएंगी खड़े होने के लिए। और ये देखा गया है, हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस विद सच अ प्रैक्टिस। अपना विचार बदलने का है। पॉजिटिव थिंकिंग इज ओल्ड फैशन। हम छोटे बच्चे लोग को बोलते हैं पॉजिटिव सोचना, ऐसा नहीं सोचना, नहीं कर पाएंगे। ये दिस भाषा जो होते हैं, ये हमारी भाषा नहीं होना चाहिए। We should be higher than positive thinker. We have to be something called राजयुग चिंतन। राजयुग चिंतन मतलब जो चिंतन जो आध्यात्मिक है, मीन्स स्पिरिचुअल थिंकिंग, जो चिंतन में फेथ, करेज, दृढ़ता, भगवान के ऊपर, स्व के ऊपर, परिवार के साथ, कुछ भी होए हम ठीक होंगे, हम लकी है, भगवान साथ में है, ऐसा सोचना, ये आध्यात्मिक टाइप या आर्ट ऑफ थिंकिंग जो होते हैं, ये बहुत राजयुग चिंतन होते हैं। ये जल्दी से आपसे स्पीड से स्टेबिलिटी लाएंगे लाइफ में। तो हमारे तरफ से तो यही इसका मानना है। One little story I'd like to end before Girish Bhai's answer. एक प्रीस्ट था, वो प्रीस्ट अपना सरमन की तैयारी कर रहे थे संडे के दिन के लिए। तो इसकी वाइफ ने उसको कहा कि मुझे शॉपिंग करने का है, घर के लिए राशन लेने का है, तो ये 2 घंटे के लिए हमारा 10 साल का जो बच्चा है वो आपके पास हम छोड़ देंगे। तो इसने बोला उसका खूब खिलौना है, आपको माना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, वो बार बार पिताजी के पास आते थे कि ये पूछना, वो पूछना, इसके साथ खेलना। तो पिताजी ने कहा कि अभी मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ उसके पजल देते थे, जल्दी फटाफट उसको फिक्स करके आते थे। तो इसने क्या देखा, एक न्यूज़पेपर के ऊपर वर्ल्ड मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप। तो इसने बोला कि, और इसने क्या किया, प्रीस्ट ने वो वर्ल्ड मैप को इसने 6 भाग को फाड़ा, इन 6 डिफरेंट पार्ट्स। तो इसने बोला अभी इसको समय लगेगा बनाने के लिए, वर्ल्ड मैप के लिए, और मुझे ये समय चाहिए अपने लिए। तो इसने उसको बोला कि कम बैक आफ्टर 1 hour।
तो इसका बेटा तो अभी 2 मिनट के अंदर वापस आया, बोला हो गया, वर्ल्ड ऑफ द मैप हमने बना दिया। तो इसने बोला आपने कैसे बना दिया ये? बोला इट्स वेरी इजी पापा। तो इसने उल्टा किया था पेपर को, न्यूज़पेपर को उल्टा करके इसने क्या देखा कि वो जो बैक साइड था, वर्ल्ड ऑफ द मैप का बैक साइड था, इट वाज द फेस ऑफ अ मैन। उसने आंखें फिक्स किया, ये फिक्स किया, नाक फिक्स किया, ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड गॉट फिक्स। तो उसका ये अपना लेसन मिल गया कि इफ यू फिक्स द मैन, ही विल फिक्स। इफ यू फिक्स द मैन फर्स्ट, द वर्ल्ड विल बी फिक्स। So if you fix yourself first, then your family can be easily fixed. तो मेरे तरफ से बैलेंस है स्व के ऊपर, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका परिवार बैलेंस में आ जाएंगे। थैंक यू मीलूबेन सो मच। आपने कितना सुंदर टेक्निक दिया है कि पहले हमको खुद को, स्व को देखना है कि कैसे हम खुद को परिवर्तन करें, फिर हमारा परिवार पे ऊपर परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी गिरीश भाई अपने विचार सुनाएंगे, पर उससे पहले मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी कोई प्रश्न है तो आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो ओवर टू यू गिरीश भाई, प्लीज शेयर योर थॉट्स। Thank you very much to everyone, all the organizers of this program, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशंस है, इतने दोस्त हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया भर से ये प्रोग्राम में, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और बड़ा बड़ा शुक्रिया है आपके लिए। तो ये जो विषय है बैलेंस का, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि बैलेंस का मतलब तो सभी को मालूम है, बच्चे को भी मालूम होता है कि बैलेंस क्या होता है और इम्बैलेंस क्या होता है, पर सबका ध्यान जाता है ज्यादा करके एक साइड पे, इसके लिए इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन और बीइंग, ह्यूमन अलग चीज है, बीइंग अलग चीज है। ह्यूमन बना हुआ है मैटर से और बीइंग बना हुआ है स्पिरिट से, इसलिए जब दोनों का मिलन होता है तो उसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग। और अगर मैटर से हम बने हुए हैं, यानी हमें एक मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करने का सिखाया जाता है कि आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना है। मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना का मतलब ये नहीं कि हम खाली रिचनेस के बारे में सोचें या लग्जरी के बारे में सोचें या वेल्थ के बारे में सोचें, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि आप लोग लक्ष्मी को मानते हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो वो तो मैटर है, तो आप क्यों पूजा करते हो। तो क्या होता है कि मैटर और मटेरियल एक ही चीज है, और इसमें कोई खराब बात नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल लीड करें। उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं कि आपको कोई अच्छी चीज चाहिए हो या अच्छी लाइफ चाहिए हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में अपना स्पिरिचुअल लाइफ नहीं लीड करेंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम दोनों लाइफ लीड करते हैं साथ में, तो क्या होता है कि आप समझो कि एक जैसे एक फील्ड है, उसमें आप सीड्स डाल रहे हो, और एक जैसे बगीचा है, और अगर मटेरियल लाइफ का जो आपका बगीचा है वो कभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, कभी फ्रूट नहीं देगा, कभी ऊपर नीचे लाइफ में सबके आते हैं। पर अगर आपका जो स्पिरिचुअल बगीचा है, अगर वो फला फूला हुआ है, तो वो आपको किसी भी हालत में सपोर्ट करेगा, कोई भी कंडीशन में सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनके पास दुनिया में सब तरह की रिचेस हैं, पर फिर भी वो जाएंगे अपने गुरु के पास में या को अपने दिष्ट देव के पास में, वो कहेंगे कि भगवान हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, या मेरे फैमिली में ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ उनको कमी महसूस होती है। वो कमी इसलिए महसूस होती है कि इन्होंने मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और स्पिरिचुअल लाइफ में कम ध्यान दिया था। तो इसीलिए हमको ये दोनों जैसे दो बगीचे हैं, दोनों बगीचों में पानी डाल के और ज्यादा ध्यान देना है स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि उस
बेसिस पे हमारा जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ भी सक्सेसफुल रहेगा और कंटेंट रहेगा। ये मेरा मतलब है बैलेंस के लिए। Thank you, Girish Bhai. It is very wonderful to hear from you. और अभी हम अगले प्रश्न पर जाते हैं और व्यूअर्स से एक प्रश्न आया है। सो मीलूबेन, आप अपने संकल्प इसमें शेयर करेंगे कि प्रश्न है, how can you cope with the person you live with is very stubborn and always want to have their way? तो अगर कोई व्यक्ति है अपने परिवार में जो स्टबन है और सोचता है जो मुझे करना है वही करना है, अगर उनका ऐसा व्यवहार है तो आपका उसके साथ कैसे लेन देन करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो मतलब जो ये यंग पर्सन है वो काफी स्टबन है और परिवार में रहते हैं और ये उसका पूछना चाहते हैं कि अगर you know it's either his way or the highway. Yes. तो उसके साथ कैसा करने कैसे, का है? हाँ, कैसे हम बैलेंस रखें, प्यार भी हो, हार्मनी भी हो, हाँ, how to get along with a person who is basically stubborn. या स्टबर्न वाले के साथ अगर हम ज्यादा जिद करेंगे ना, it's like talking to a wall, talking to a rock. इसको पहला सॉफ्ट करने का है। जो जितना हमारे में समझ में आ रहा है कि it's very important in relationship, whether it is children, young adult, to begin with something called appreciation. Appreciation is a form of understanding the art of balance. और अगर हम चूज करते हैं कि बैलेंस या हार्मनी होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए या बैलेंस लाइफ होना चाहिए? पहला बैलेंस थिंकिंग, राइट थिंकिंग होना चाहिए, उसका रिजल्ट होंगे हार्मनी इन रिलेशनशिप। हार्मनी इन रिलेशनशिप इज रिजल्ट। हाउ डू यू डील विद अ स्टबर्न पर्सन? You cannot deal with a stubborn person. You can hear them out. Your listening power ज्यादा करना पड़ता है। उस समय आप अगर उसे साथ बैश करेंगे तो आपका टकराव तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। Then neither you will hear nor she will hear. और साथ साथ में पेरेंट्स को भी ये समझने का है कि the best संस्कार जो पेरेंट्स दे सकते हैं बच्चे के ऊपर, and that sanskars is a sanskars of relationship with God. This is a very important sanskar, क्योंकि जो यूथ जो आते हैं ना, वो अपने जनरेशन गैप के थिंकिंग के अनुसार they are not on the same level. They are not of the same level. They will not accept your level of thinking. You will not accept their level of thinking, क्योंकि generation gap है। शांति से बैठ के उससे पूछने का है, अगर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि what is it that you want in life? How can I get you where you want to be? How can I get you where you want to be? इसका विचारधारा समझ सके, then parents can mold and do something about it themselves. But if parents say मेरा घर है, this is my house, my rules and nothing else, then the child will be lost. Or the parents say, okay, मेरे गाड़ी में है, you can use my car, but you cannot smoke in my car because it's my rules, my home, my rules and my roof. This cannot work together. One of them has to go back. Either the parents move slightly backward, शांत से या tolerance से, या जो युवा है, out of respect, out of izzat, give the parents a chance to understand what is it that they want that they are not getting. मेरे तरफ से ये आइडिया है। गिरीश भाई का क्या है? I don't know. Yes, गिरीश भाई, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, आपके भी बच्चे हैं, so how do you have
a business to run, you have interest in spirituality. तो how do you manage everything, you know? आपके बच्चे पहले जब आपके साथ रहते थे तो you know, how did you manage to spend time with them? अभी, you know, अभी how is it, you know, do you spend more time with your children now that they're older? Yeah. So thanks. This is a very interesting question. First, I'll touch on the same topic of the stubborn, relation or child or any member of the family. तो इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग दो छोटी कहानी याद आती है. एक तो ये था कि कुछ साल पहले, आई थिंक 95-96 में एक कपल था फ्रांस में जिनका डिवोर्स होने वाला था और हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही थी और हस्बैंड वांटेड टू फॉलो ऑल द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, वाइफ वाज कंप्लीटली ऑपोजिट. तो दादी जानकी ने हमने दादी जानकी से पूछा, उसने कहा कि आप लोग जाओ फ्रांस में, जाके मिलो इनको और इनसे बात करो. तो हमने बोला कि अभी दादी इनको क्या बोले कि इसको हस्बैंड को इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत स्टबन है. और तो दादी ने एक अच्छा एडवाइस दिया, कहा कि आप पूछते हो कि लव पहला आएगा कि लॉ पहले आएगा. तो दादी के हिसाब से पहले लव आना चाहिए. आप उसके हस्बैंड को बोलो कि अपने वाइफ को पहले लव देवे. एक बार वो लव देगा, फ्रेंडशिप देगा, कंपेनियनशिप देगा, तो उसके बाद में आप कुछ भी उसको लॉ सुनाएंगे तो वो मानेगी. पर अगर आप पहले टाइम पे लॉ सुनाएंगे तो वो लव नहीं आएगा. तो पहले हार्मनी चाहिए, उसके बाद में शिक्षा देना पड़ेगा. सेम में जब भी मीलू और मैंने ये पाथ चुना था तो मेरी जो फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स वगैरह, वो भी काफी कंसर्न थे कि ये क्या आपकी उम्र है, 30 साल की उम्र है आपकी ये सब चीजों में लगने की. ये तो लोग बूढ़े होते हैं तो उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी का सोचते हैं, आप लोग ऐसी यंग एज में क्या कर रहे हो. और उनको ये डर था कि कहाँ फैमिली नहीं ब्रेकअप हो जाए. तो मीलू ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे और आपको इसकी कोई चीज की डरने की जरूरत नहीं है. और जब भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे तब हम ज्यादा इसमें ध्यान देंगे. तो वो बोलने के बाद में वो भी थोड़े शांत हो गए और उनको जब ये प्यार मिला और देखा कि ये वाकई में फैमिली को देखेगी साथ में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको खुली छुट्टी, आपको जो करना है करो. तो ये दो चीजों में ये मैंने देखा है कि पहले हार्मनी देना है, हार्मनी क्रिएट करना है रिलेशनशिप में, एंड देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स, यू कैन टॉक टू देम एंड इट विल बी सक्सेसफुल. Great, thank you. भारती बहन, Yes, भारती बहन, you know, I remember, ये गिरीश अपनी परिवार की कहानी बताते हैं. I remember हमारी पर्सनल कहानी, हमारी बेटी उस समय LA में पढ़ती थी और वो जमाना था 15 years ago कि जो यंगस्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग अपने बेली बटन को पियर्स करते थे. तो इसने हमको बोला कि मॉम, इट्स द फैशन कि मुझे अपना बेली बटन को पियर्स करने का है. तो मैंने उसको कहा, वो ये हम नहीं करते, वी आर इंडियंस, ये फॉरेनर्स करते हैं, हम नहीं करते हैं, आप नहीं करना, इसका इन्फेक्शंस होता है, ये करते. लेकिन इस बहुत जिद करके बोला, नो, आई एम गोइंग टू डू इट, नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू डू इट, इट्स द फैशन इन LA. तो मैंने बोला, अच्छा अभी क्या करें. फिर बहुत समय के बाद हर समर के समय पर हम लोग 6 हफ्ते के लिए वो जाते थे हम लोग उसको मिलने के लिए. तो उस समय वो ड्राइविंग सीख रही थी और हमें बोला, इसने हमको बोला हम आपको एयरपोर्ट में लेने के लिए आएंगे. तो हम तो बहुत खुश थे, अपने ड्राइविंग कार में आके हम एयरपोर्ट से लेके आएंगे. तो उस समय जब भी हम अपने ट्रॉली पकड़ के उसको देख रहे थे तो इसने अपना हाथ ऐसा किया. तो उस समय हमने देखा कि रियली उसका बेली बटन पियर्स किया है इसने. जबरदस्ती से, जो हमने ना बोला उसने कर लिया. दूर दूर से उसका थोड़ा सा स्पार्कल हो रहे थे डायमंड्स का. तो हमने बोला, हो ये तो इसने तो कर लिया है, ये जो हमने बोला, मना किया था.
तो लेकिन मुझे उस समय ये संकल्प, आई थिंक जो रास्ता था ट्रॉली लेने का जब तक उससे मिलने के लिए, दैट वाज डिस्टेंस वाज ओनली अ मिनट एंड अ हाफ। मुझे 1 मिनट एंड अ हाफ में मुझे ये डिसीजन किया था कि यू नो आई एम गोइंग टू बी हियर इन LA फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स। इनके साथ हम हॉलीडेज बिताने का है, ना सिर्फ 1 साल लेकिन पिछले 3 साल के लिए भी हम आएंगे। तो अभी से हम इसके टकरार पर पहुंचेंगे तो फिर हमारा हॉलीडे इधर ही खत्म है एयरपोर्ट से। तो जब भी हम डिसीजन लिया कि नो आई एम गोइंग टू टेल हर इट्स फाइन। तो मैं उसके पास गई थी, आई सेड यू नो व्हाट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन यू, आई होप यू आर ओके। शी सेड यू लाइक इट मॉम, यू लाइक इट? आई सेड या, इट लुक्स वेरी नाइस। ऐसा करके लिव एंड लेट लिव। और जब भी हम इसके फ्लैट में पहुंच गई तो इसने बोला कि माम आप नो अनियन नो गार्लिक लेते हैं, तो ये जो हमारा लास्ट ड्रॉर है ना, इसमें सिर्फ अनियंस गार्लिक है, बाकी पूरा फ्रिज आपका जो है वो विदाउट लहसुन कांदा है, क्योंकि नियम अनुसार आपने ये डिसिप्लिन माना है। तो हमने देखा अगर वी गिव इन एंड वी लिव एंड लेट लिव, हार्मनी विल कम, हार्मनी विल कम। थैंक यू मीनू बहन और गिरीश भाई, बहुत बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। इस सेंस में कहा कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनका ओन इंटरेस्ट होता है और हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो उससे विरुद्ध जाके अपनी ही मनमानी करे तो हमें अपने पर अटेंशन देना है कि हमें रिश्ता अच्छा रखना है, हमें फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट का सोचना है, उसके बाद इंटरैक्ट करना है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि चलो हमने पता चल गया कि हार्मनी इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, पर जब करियर की बात आती है तो हम करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एंड दैट मीन्स अंडरमाइनिंग फैमिली टाइम एंड सोशल टाइम। तो इसमें हम कैसे प्यार, फिर भी परिवार को जो प्यार है, हार्मनी है, एकता है, वो कैसे दे हम, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस होते हैं तो आपको पार्टीज है या मीटिंग्स है, एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज है वो भी करनी पड़ती है। जैसे मैं भी जॉब करती थी तो मुझे याद है कि अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ता था तो मैं कर लेती थी, विच मीन्स आई वुड रिटर्न बैक टू होम लेट, विच मीन्स कि फैमिली के साथ कम स्पेंड होता है। तो गिरीश भाई, हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस एज वेल एज your personal family life? इसमें ऐसा है कि the way I found the best way to deal with this is कि you have to prepare your mind a day before. Let's say आपका next day का जो भी program है, you will roughly know your timetable. What are the things I need to achieve, or if I need to meet someone. And if you know कि I have to allocate some time for my family or for myself, then you have to work according to that. So the only way you can do it is you have to pre-plan your agenda for the next day, or the next week, or the next month, depending क्या आपका program है और कितना busy आपका schedule होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा दिन ऑफिस में बैठा है आदमी सुबह से लेकर रात तक, and you don't care for your children or for the family members। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने आप में लानी चाहिए कि मैं कितना वक्त अपने काम पे दूंगा और कितना वक्त अपने फैमिली को दूंगा। और इवन अगर काम नॉन स्टॉप चल रहा है तो these days it's very easy with the technology to keep in touch so that आप मिस नहीं करें अपने फैमिली मेंबर्स को। आजकल व्हाट्सएप इतना इजी हो गया है, जूम कॉल इतने इजी हो गया कि 5 साल पहले ये सुविधा भी नहीं थी। मैंने ये भी देखा है कि आजकल जो नए नए मदर्स हैं वो काम पे भी आते हैं तो एक सीसीटीवी लगाते हैं अपने घर पे, जैसे कि बेबी को देख सकें, या हर घंटे बेबी उठ रहा है, कोई संभाल रहा है उसको। और स्कूल में भी बच्चे जाते हैं तो वो देखते हैं उनको कि कैसे करें। तो these days पेरेंट्स आर गेटिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, और टेक्नोलॉजी की मदद से वो
टेक्नोलॉजी तो है कि एक नेगेटिव भी हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज, कि पूरा दिन मोबाइल पे कोई हो या पूरा दिन सोशल मीडिया पे हो और कुछ काम नहीं करे। तो इसके लिए हमें अपना ही पहले ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अपना जो टाइम टेबल है नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट वीक का मैं कैसे बनाऊंगा, जिसमें आप अपना कुछ टाइम एलोकेट करेंगे, सो दैट यू हैव लेस टाइम फॉर द मोबाइल फोन पे। मुझे एक छोटा एक फ्रेज याद आता है जो लोग बोलते हैं कि जब से मोबाइल हमने हाथ में पाला, जब से मोबाइल हमने हाथ में पाला उसी वक्त उसने सेहत में डाका डाला। कि जिस समय हमने मोबाइल अपने हाथ में पाला उसी समय हमारी सेहत में डाका डाला। तो मोबाइल का असर सेहत पे बहुत ज्यादा होता है, तो ये बच्चे भी समझ जाते हैं। तो इसमें एक यही होता है कि पेरेंट्स को भी अपना एक राइट टाइम देना पड़ता है, जिसमें मेलू आपको सुनाएंगी कुछ 2-3 आइडियाज जो वो प्रैक्टिस करती है कैसे इसको करना चाहिए। जी मीलू बहन। अच्छा मोबाइल के ऊपर जो वर्क बैलेंस जो होते हैं, of course Girish Bhai is more busy than I am, हमने ये देखा है कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड के अनुसार we don't have 24 hours but we have 28 hours in a day and it is non-stop। ऐसा कि नहीं दफ्तर छोड़ के आप घर पे आओ तो आपका परिवार का लाइफ स्टार्ट होता है, नहीं। आजकल योर किचन टेबल इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ऑफिस वर्क, माना कि देयर इज जस्ट नो क्लियर डिविजन when you start working, when you stop working, when is your family life, when is your personal life। so हमें अपने आप को ये बाउंड्रीज देना पड़ता है, बिकॉज अपना जो वर्क है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड के कारण, बिकॉज सारा टाइम कंडेंस्ड होता है। जैसा यहाँ का रात अमेरिका का सुबह, तो उनको अपना उस समय जवाब चाहिए, तो उस समय हमको ये लिखने का ये जवाब, तो देयर इज जस्ट नो बाउंड्री। तो हमको ये कट ऑफ पॉइंट खुद को करने का है। हम 3 भाग करते हैं। 1 इज मी टाइम, अपना पर्सनल टाइम जरूर करने का है, अपने सैनिटी के लिए, अपने जरूरी कारण के लिए, अपना सैनिटी के लिए, अपने सेहत के लिए अपना मी टाइम जरूर लेने का है। और जब भी आप बच्चे लोग को बोलते हैं कि ये हमारा मी टाइम है, मुझे 2 घंटा या 1 घंटा चाहिए, तो आपका वो ऑनर करने का है कि 1 घंटे के अंदर मम वापस आ जाएंगी। मी टाइम का ना ये मतलब नहीं है कि अभी ये मेरा मी टाइम है, आप 6 घंटे के लिए डिसअपियर हो जाना। That's not the correct way of me time. Me time की okay, half an hour I'm going to go for a walk, 1 hour, and आपको ऑनर करने का है, वो समय पर आ जाएंगे। तो जो परिवार होते हैं, आप छुट्टी देते हैं, बुद्धि से छुट्टी देते हैं, oh no she's gone, she's going to come back, या चाय पी के आ जाएंगे या 1 घंटे के बाद आ जाएंगे। So that me time is very important. Second is family time. फैमिली टाइम, अगर आप समझते हैं हॉलीडेज में जाना फिर अपना फैमिली का बॉन्डिंग हो जाएगा, आजकल वो जमाना नहीं है। we won't be able to find time. We have to make time. साथ पे खाना खाना, एटलीस्ट 3 बार नहीं हो सकता है तो 2 बार, अपना ब्रेकफास्ट साथ में खा सकते हैं, अपना डिनर साथ में खा सकते हैं। I know we have the microwave culture. हम अपने पास जाते हैं, you heat the microwave food and eat by yourself. कभी कभी ठीक है, but family time is very important bonding time. और ये नहीं समझना कि इस family time आपको घंटों में मिलेगा। No, you only have stolen moments. साथ में जाना, ड्राइव करके किसको पिकअप करना, इसका ड्रॉप करना, साथ में शॉपिंग करना, ये करना, साथपन की जो कंपेनियनशिप होते हैं वो स्टोलन मोमेंट्स होते हैं। उस समय आपका बॉन्डिंग टाइम होता है। बाकी आप सोचते हैं 2 घंटा मिलना चाहिए, साथ में बैठना वो मुश्किल होता है। थर्ड, फ्रेंड्स के साथ बहुत इम्पोर्टेंट समय चाहिए, because it's also part of community. So you have to offer time for your friends, because friends, your community service is very very important. अब एक प्रकार की fulfillment होती है।
तो ये हमने देखा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर हम कैसा अपने आप को, हमारे बहुत एडिक्शन होती है मोबाइल फोन की, माय पर्सनल एडिक्शन। तो हम क्या करते हैं कि 4 बार साल में हम एक महीने के लिए हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हम उसे निकलते हैं, क्योंकि हम ज्यादा करके मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर कम। तो हमने देखा कि जब भी मैं अपना ऐप डिलीट करती हूँ इंस्टाग्राम का या एंड फेसबुक का, तो माय स्क्रीन टाइम गोज डाउन कंप्लीटली। उसके बदला आई पुट गूगल न्यूज और आई पुट जो क्या बोलते हैं ये ऐप डेली मेल का ऐप। तो इंस्टेड ऑफ फेस टाइम या फेसबुक या इंस्टाग्राम, आई यूज टू सी दिस। फिर भी हमने देखा हमारा स्क्रीन टाइम ये काफी होता है। देयर इज एन ऐप अवेलेबल कॉल्ड चेकी ऐप, जहां आप चेक कर सकते हैं कितना बार दिन में आपने अपना स्क्रीन को टच करते हो। एंड इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग टू सी, आपका घंटों बन सकते हैं। तो हमने एंड्रॉइड में हमने ये चेक किया कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे ना, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और वहां वेल बीइंग और पेरेंटल कंट्रोल के पेज पे आप जाएंगे ना, it will be amazing, and I'm going to show it to you. Well-being or parental control digital. उस समय देखो, this is the amount of screen time, 8 hours plus. कितना समय हम YouTube में है, कितना समय हम WhatsApp में है, कितने समय हम Instagram में है, और ये बेट करता है कि कल आप कितना समय कम किया, आज कितना समय आप ज्यादा किया। तो ये ऐप फ्री है। एंड आई बिगेन टू नोटिस, अगर हमको डिजिटल एडिक्शन में निकलने का है, तो आजकल हम खुद पेरेंट्स हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल कौन करेगा? इट्स ओनली योर ओन विल पावर, इट्स ओनली योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अनुसार दिस इज व्हाट वी डू। और जो ये ऐप, जो चेकी ऐप है, AlexTube, ALEX ट्यूब, इसने और भी ऐप बनाया है जिसका नाम है काम, CALM, काम ऐप जो है। तो we found out that he created this app because उसका ये मिशन स्टेटमेंट था कि I want the world to sleep better, to meditate better. तो ये लोग सब्सक्राइब करते हैं ये ऐप के ऊपर, तो स्क्रीन टाइम वो ऐप में आ जाता है, वो ऐप खुल सकते हैं, एंड देन यू कैन बी अ बिट मोर मेडिटेटिव, अ बिट मोर काम। लेकिन इससे और बेटर, अगर आप जो भी सुनने वाले हैं, अगर आप हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आएंगे, वहां तो आपकी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो आमने सामने, नॉट डिजिटल बट लाइव टीचर मिलेंगे जो आपका मेडिटेशन का शिक्षा या टीचिंग्स बता सकते हैं। वो ज्यादा मजबूत है और बेटर है इन ऐप से। बट दिस ऐप इज जस्ट इंडिकेटिव, बताते हैं कि बी केयरफुल, आपका एडिक्शन थोड़ा सा कल से ज्यादा है। तो हमने अपने आप को ये देखा। थैंक यू सो मच। आपने कितने अच्छे से समझाया कि कैसे हम इतना समय बर्बाद करते हैं इन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। जहाँ पे भी है हम अपने शरीर को शांत करते हैं और साथ साथ मन को भी शांत करते हैं। मैं आत्मा, point of light in the middle of the forehead, मैं एक आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा
चमकता हुआ तारा हूँ। से शांति की किरणें फैल रही है। और कुछ श्रेष्ठ संकल्प मैं रचती हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। इसके कारण मेरा व्यवहार सभी के साथ प्रेम से है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि I appreciate everyone around me. मैं आत्मा श्रेष्ठ चमकता हुआ सितारा हूँ। परमपिता परमात्मा शांति का सागर है और उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है। मैं आत्मा शांति की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है। प्यार की किरणें मुझ तक पहुंच रही है। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। सो गिरीश भाई, you are a great businessman, you're a husband and a father of children. तो आप अपने जीवन से क्या सीखा है, आप वो शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? मैं तो यही मैं ये कहना चाहता हूँ कि we have to just give love, क्योंकि प्यार ही एक क्वालिटी है जो कोई भी मुसीबत को टाल सकती है। और आप देखेंगे कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फेथ को या प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, सभी को प्यार की जरूरत होती है। And we have to give this love to everybody, whether it's children or family or co-workers or friends. And हमें अपनी ही जिंदगी याद है कि जब हम इस संस्था के साथ में जुड़े थे, तो एक ही चीज थी जिसने हमको पुल किया था वहां पे, और वो था प्यार। और हमें दादियों ने, बड़ी दीदियों ने और सभी ने, बहनों ने इतना प्यार दिया
कि वी फेल्ट कि हम तो पहले के ही फैमिली मेंबर्स हैं इनके। तो एक बार वो जब हुआ तो देन एवरीथिंग बिकम्स इजी टू फॉलो। So we have to just concentrate on giving love and sharing love. That's my message. थैंक यू गिरीश भाई। मीलू बहन, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मदर्स है आपके जैसे हाउसवाइफ है, आई मीन एक्चुअली यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं लेकिन हाउसवाइफ के साथ साथ यू डूइंग अ लाइफ कोचिंग, आप मदर हैं, सो यू नो हाउ डू यू मैनेज, कैसे आप टाइम देते हो? हम ये जवाब जरूर देंगे इस प्रश्न का, लेकिन जो हम क्या बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं सबसे कि मेडिटेशन सीखना, इट्स द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर। खास करके जो अभी पोस्ट कोविड का सिचुएशन है, या जो कोविड के समय जो चालू था कितने सालों के लिए, तो वहाँ जो मेंटल अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ की कितनी महत्व होते हैं, तो वी बिगेन टू रियलाइज कि जो जैसा जैसा सेंटर्स began to open, people started learning and wanting to understand more about meditation. उनको ये feeling हुआ कि after being cooped in the house, that freedom was lost. Mental capacity, thinking out of the box stop हो गया है, तो they wanted to learn meditation more. तो meditation है क्या और क्यों जरूरत है? There are few things कि meditation के ऊपर इतना स्पष्ट नहीं होता है, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक तो it's very easy. Second, you need to practice a lot. जैसा आपकी इंटरेस्ट अगर कुकिंग में है आप प्रैक्टिस करेंगे, बेकिंग में है तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, वास्तव में आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट होएगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे। और मेडिटेशन है क्या? पहला शुरुआत जो होता है, मेडिटेशन इंटेंशन से बनते हैं। लोग क्या सोचते हैं, बस बैठ के आराम से कुशन के साथ बैठ के अपना पीठ ठीक करके अपने हाथ को ऐसा करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नो, मेडिटेशन इज एन इंटेंशन। जैसा आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के इंटेंशन है कि मुझे खाने का है, और सुपरमार्केट में जाके इंटेंशन ये है कि उसे मिलना जुलना नहीं है, इसका वक्त है शॉपिंग के लिए। तो जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आपका क्या इंटेंशन है? कि टेंशन को कम करने का है, रिलैक्स फीलिंग होने का है, खुद भगवान के साथ बातें करने का है, संकल्प अच्छे आना चाहते हैं, तो ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंटेंशन को सेटिंग करो कि मैं क्यों मेडिटेशन में बैठना चाहती हूँ, मेरा फायदा क्या होता है, मैं क्या महसूस करना चाहती हूँ। सेकंड, मेडिटेशन का यही मतलब है कि ब्रेथ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमने ये देखा है कि हमारा मन जो है वो जंपिंग जैक है, इट्स अ मंकी माइंड, बिकॉज ये बात पे वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, फास्ट स्पीड पे जाते हैं। उस समय अपने ब्रेथ को कंट्रोल करें, अपने सांस को अब सुने कि किस तरह के हमारा सांस ऊपर जा रहा है, किस तरीके से हम इसे नीचे करते हैं। ब्रेथ कंट्रोल होने से ऑटोमेटिकली संकल्प का भी ऑटोमेटिकली संकल्प हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कामर हो जाते हैं। जैसा हम एक्सीडेंट में जब भी एक्सीडेंट होता है और जो व्यक्ति एक्सीडेंट उसका ये एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस समय वो पैनिक स्टेज में है। कोई बार हम लोग अकेलेपन बैठते हैं, इतने संकल्प तूफान जैसे आते हैं, वो खुद अपने संकल्प से हम डरते हैं, तो जल्दी से हम उठ जाते हैं, मेडिटेशन नहीं होएगा। उस समय ब्रेथ कंट्रोल करते हैं। जैसा वो व्यक्ति को हम बोलते हैं, डोंट वरी, द एम्बुलेंस इज कमिंग, स्टे काम, टेक योर ब्रेथ। तो अपने ब्रेथ को सुनना और उस ब्रेथ को एलोंगेट करना, ऑटोमेटिकली अपने संकल्प को पकड़ा। एंड ब्रेथ कैन वर्क इन मेडिटेशन, इट कैन वर्क वंडर। क्योंकि जैसा बोट, अगर उस बोट को एंकर नहीं है
वो शोर्स पर वो लहर उसको कहाँ कहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन वो एंकर पर होता है ना, वो वापस बोट वही पकड़ के वापस आ जाते हैं। तो ब्रेथ ये है, एंकर है, वो संकल्प को खींच के वापस वहां इंटेंशन पे आ जाते हैं। शांत हो जाओ, बैठे हो, संकल्प ठीक करो, पॉजिटिव थिंक करो, स्पिरिचुअल थिंक करो, तो ब्रेथ साथ ही देंगे। सेकंड, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसा आप संकल्प करते हैं कि अगर हमारा बैग, सपोज आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, आप जैसा संकल्प करेंगे ना, अगर मेरा पासपोर्ट गुम हो जाए मेरा क्या स्थिति होंगे, जैसा आपने संकल्प किया आप देखेंगे उस अदर साइड पे पैनिक की स्थिति आ जाएंगी। तो संकल्प और इमेजिनेशन साथ साथ होते हैं। तो मेडिटेशन में अच्छे अच्छे इमेजिनेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि आई एम ऑन आई एम इन फ्रंट ऑफ द लाइट, और आई एम ऑन द बीच, लहरें कितनी सुंदर है, या बर्ड्स को देखे, नेचर को देखे, कितनी ग्रीनरी है, कितनी अच्छे अच्छे फीलिंग्स आ जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन हेल्प अ लॉट। हीलिंग पावर में जब भी कोई हील करना चाहते हैं खुद के शरीर के ऊपर, उस समय भी इंटेंशन लेके ब्रेथ वर्क करके मेडिटेशन में बैठ के इमेजिन करके कि ये हमारा लिवर ठीक हो रहा है, हेल्थी हो रहा है, हमारा हार्ट ठीक है, इसकी आर्टरीज क्लियर हो रही है, हमारा माइग्रेन सब छूट जाते हैं। तो ये इमेजिनेशन मेडिटेशन को बहुत बहुत हेल्प होता है। और तीसरा बार, अगर आप मेडिटेशन यूनिवर्स के ऊपर करते हैं या भगवान के ऊपर बातें करने का है, तो भगवान के ऊपर या लाइट के ऊपर आप पहुंच के, या भगवान मानते हो या कोई गुरु के ऊपर मानते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ हैबिट ऑफ, जैसा कि अपना, जैसा अ चाइल्ड गोज टू द फादर, मम्मी पापा के पास जाते हैं, पहला भगवान के पास जब भी जाते हैं, यूनिवर्स के जाते हैं, हम देखा है कि 2 दीवार है, 2 विंडोज है। एक है कंप्लेन विंडो, दूसरा है ग्रेटिट्यूड विंडो। तो जो कंप्लेन विंडो है वो लंबी लाइन होती है, जो ग्रेटिट्यूड के विंडो व्यक्ति बहुत कम है। So when we go upwards towards the universe or towards God, because we are his children and we are a little bit spoiled, भगवान देखो ना इसने मेरे लिए क्या किया, ये राइट बात है, ये राइट बात तो है नहीं। तो आप पहला विंडो कंप्लेन के विंडो के पास नहीं जाओ, देखो व्यक्ति कौन है, जो दैट who can solve all my problem, जो मेरे दिल की बातें, हर रग की बातें समझ लेते हैं। तो एट दैट टाइम उस विंडो पर आप नहीं जाओ, आप ग्रेटिट्यूड के विंडो के पास जाओ, भगवान के पास, उसका शुक्रिया गुजार करो। जैसा आप करते हो कोई फ्रेंड्स के, थैंक्स इन एडवांस फॉर लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन, आप बोलते हैं थैंक्स इन एडवांस। भगवान के पास भी कार्य होने के पहला थैंक्स करो, ग्रेटिट्यूड के मोड पे आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्थिति ऊपर होंगी, आपका ब्रेथ वर्क ठीक हो जाएगा, आपका संकल्प शांत हो जाएंगे। थैंक्स करके फिर आपकी थोड़ी बहुत जो भी कंप्लेन करने का है वो तो बात है, वो तो भगवान के आपका जरूर सुनेंगे, वो नहीं सुनेगा तो कौन और सुनेंगे। तो इस तरीका से तो इनवर्ड्स जाओ, फिर अपवर्ड्स जाओ। और तीसरा, अगर उस समय आप ग्रेटिट्यूड मोड में है और आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे होंगे, तो उस समय आप दातापन की स्थिति में आ जाएंगे। माना कि यू विल ऑटोमेटिकली वांट टू गिव इट टू योर फैमिली मेंबर्स। जो आपका माँ जो ठीक नहीं है, उस समय उस संकल्प पहुंच जाना, बस भगवान आपको रक्षा करेंगे, आपका सदा सुख हो जाएंगे, आपका ठीक हो जाएंगे। और किसी फ्रेंड के पास जिसकी तकलीफ है, और नहीं तो जैसा ग्लोब के ऊपर, क्योंकि आप उस समय जो ग्रेटिट्यूड स्टेज पे होंगे, भगवान के साथ आप शुक्र गुजार मानते हैं, उसके साथी बनते हैं, तो दातापन की स्थिति ऑटोमेटिकली होंगी। और देना पहला कौन, किसको?
ये भूलना, पहला खुद के लिए खींच लेना, खुद के लिए खींच लेना। Thank you, God. I accept your love over me. I accept your power and your protection over my life. My life is so beautiful because of you. Thank you for putting your hands of blessings over my hand, and you are in my heart forever. ऐसा करके भगवान की शक्ति पहला अपने आप को जोड़ना, फिर उसके बाद मजबूत होने के बाद, दातापन की स्थिति के बाद, फिर बांट लेना परिवार के ऊपर और जहां जहां की जिसकी जरूरत होती है। तो ऐसा करके आपका मेडिटेशन बहुत सुंदर हो जाएंगे। वेरी सिंपली आपने कैसे सब स्टेप्स हमको बहुत क्लैरिटी से समझाया। सो थैंक यू सो मच। अभी टाइम हो गया है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी गिरीश भाई प्लीज आप हमको एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा गीत सुनाएंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। सो प्लीज सभी व्यूअर्स अनाउंसमेंट सुनकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी के हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।